इस वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे, जो कि है 41वां क्वेश्चन, जो पॉलिटी से है। शीत युद्ध शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका ऑप्शंस है: ए बर्नार्ड ब्रूच, बी है हैंस जे मॉर्गनथाउ, सी है सी के वेबस्टर और डी है कार्ल ल्यूज। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है बर्नार्ड बरूच। शीत युद्ध शब्द का प्रयोग बर्नार्ड बरूच ने सर्वप्रथम किया था। शीत युद्ध ना होते हुए भी युद्ध की ऐसी इसका मतलब ये होता है कि यह युद्ध ना होते हुए भी एक ऐसी परिस्थिति होती है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति द्वारा विश्व शांति के दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि अपने संकीर्ण स्वार्थों को ध्यान में रखकर और उसी विचार से कार्य किया जाता है। तो उस शब्द को हम शीत युद्ध कहते हैं। आगे का 42 क्वेश्चन है: यूएनओ की महासभा में मानव अधिकारों की घोषणा कब की गई थी? तो इसके ऑप्शन है 10 दिसंबर 1949, 10 दिसंबर 1948, 10 दिसंबर 1947 और 10 दिसंबर 1946। तो इसका ऑप्शन जो है वो ऑप्शन बी सही है, 10 दिसंबर 1948। व्याख्या में हम देखेंगे कि यूएनओ की महासभा ने मानव अधिकारों की घोषणा 10 दिसंबर 1948 को की थी। यूएनओ की रूपरेखा का निर्माण करने में राष्ट्रों के प्रतिनिधियों का सम्मेलन जो है वो 1944 को वाशिंगटन में हुआ था। इसकी स्थापना अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को कायम रखने के उद्देश्य से की गई थी। 43 क्वेश्चन क्या है कि एशिया एवं सुदूर पूर्व आर्थिक आयोग का प्रधान कार्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका ऑप्शन जो है वो है बैंकॉक, बी है टोक्यो, सी है कुआलालंपुर और डी है जाकार्ता। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बैंकॉक। इसके हम व्याख्या में देखेंगे। व्याख्या है कि एशिया एवं सुदूर पूर्व आर्थिक आयोग का प्रधान कार्यालय बैंकॉक में है। बैंकॉक जो है वो थाईलैंड की राजधानी है तथा थाईलैंड दक्षिण पूर्वी एशिया का एक देश है। यह आसियान संगठन का सदस्य भी है। अब 44वां क्वेश्चन हम देखेंगे कि इसमें है समस्त के लिए एक और एक के लिए समस्त। यह कथन निम्नांकित में से किस एक लेखक के द्वारा सामूहिक सुरक्षा के संबंध में दिया गया है? तो इसके ऑप्शंस हैं पॉल्मर एंड पार्किंस, बी है हैंस जे मॉर्गनथाउ, सी है मॉर्टन कैप्लान और डी है कार्ल ड्यूज। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, हैंस जे मॉर्गनथाउ। हैंस जे मॉर्गनथाउ ने कहा है कि समस्त के लिए एक और एक के लिए समस्त। यह विचार सार्वजनिक सुरक्षा की अवधारणा से संबंधित है, जो इस बात में विश्वास करती है कि किसी एक राष्ट्र पर आक्रमण होने पर भी सभी राष्ट्रों को इस राष्ट्र के साथ खड़ा होना चाहिए। तो जो ये एक समस्त के लिए एक और एक के लिए समस्त, ये कथन जो है अभी प्रेजेंट टाइम में हम नाटो जैसी जो संस्था है उसके लिए हम कह सकते हैं कि ये उसका मोटो यही है एक तरीके से, कि किसी भी एक राष्ट्र पर अगर हमला किया जाता है तो वो सभी पर हमला माना जाता है। तो उसी को देखते हुए उन्होंने हैंस मॉर्गनथाउ ने इसे दिया था। अब हम आगे 45वां क्वेश्चन देखेंगे। निम्नांकित का सही कालानुक्रमिक अनुक्रम क्या है? उनके कोडों को देखते हुए उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें दिया गया है अटलांटिक चार्टर, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, कासाब्लांका सम्मेलन और याल्टा सम्मेलन। तो इसको क्रोनोलॉजी में लगाना है और इसका सही उत्तर जो है वो उत्तर ए सही है। अब देखेंगे कि याल्टा सम्मेलन जो है वो 1945 में हुआ है। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944। ये मोस्टली याद रहता है सबको, बट आप लोग याल्टा सम्मेलन याद रखिएगा कि 1945 में हुआ है, ब्रेटन वुड्स के बाद हुआ है। और कासाब्लांका जो है वो कासाब्लांका सम्मेलन 1943 में और अटलांटिक चार्टर जो है 1941 में। तो सबसे पहले जो है 1941 अटलांटिक चार्टर, उसके बाद आएगा कासाब्लांका सम्मेलन 1943, उसके बाद ब्रेटन वुड्स सम्मेलन और सबसे लास्ट में आएगा याल्टा सम्मेलन 1945 को। इस क्रम में आप लोग याद रखिएगा। अब हम 46वां क्वेश्चन देखते हैं।
इसमें दिया गया है कि मॉर्टन कैप्लॉन द्वारा दिए गए मॉडलों या प्रारूपों का सही कालानुक्रमिक अनुक्रम क्या है। इसमें जो है पहला दिया गया है कि शक्ति संतुलन, दूसरा है सार्वभौमिक अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था, तीसरा है सुदृढ़ द्विध्रुवीय व्यवस्था और चौथा है शिथिल द्विध्रुवीय व्यवस्था। तो जो मॉर्टन कैप्लॉन ने मॉडल अपना दिया है उसमें जो है इसको क्रोनोलॉजी में लगाएंगे तो इसका जो है वो ऑप्शन ए सही होगा। और इसमें हम देखते हैं सबसे पहले क्या आएगा कि शक्ति संतुलन है, जिसमें आएगा सबसे पहला होगा शक्ति संतुलन, फिर उसके बाद चौथा आएगा शिथिल द्विध्रुवीय व्यवस्था, उसके बाद आएगा कि जो है दूसरा सार्वभौमिक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था और सबसे लास्ट में आएगा सार्वभौमिक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था और उसके पहले आएगा सुदृढ़ द्विध्रुवीय व्यवस्था। अब हम इसका जो है एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि मॉर्टन कैप्लॉन द्वारा दिए गए मॉडलों का सही अनुक्रम इस प्रकार है। पहला शक्ति संतुलन, दूसरा शिथिल द्विध्रुवीय व्यवस्था, तीसरा है सुदृढ़ द्विध्रुवीय व्यवस्था और चौथा है सार्वभौमिक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था। 47 क्वेश्चन देखेंगे। सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करना है, जिसमें पहले सूची में दिया गया है बांध दिया गया है फरक्का बांध, दूसरा है 1, 2, 3 आणविक समझौता, तीसरा है श्री माओ शास्त्री समझौता और चौथा है शांति एवं मैत्री संधि 1950। इसको विभिन्न देशों के साथ मिलाना है जिनके साथ ये किया गया है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, इसमें सही है। अब हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन में है कि फरक्का बांध जो है वो भारत और बांग्लादेश के साथ किया गया है। फरक्का बांध जो है भारत बांग्लादेश के बीच है और उसके बाद आणविक समझौता जो है वो 1, 2, 3 भारत और यूएसए के बीच है। फिर श्री माओ शास्त्री समझौता भारत और श्रीलंका के साथ हुआ है और शांति और मैत्री संधि हमारी जो है वो हुई है 1950 में भारत और नेपाल के साथ। और अब हम आगे 48वां क्वेश्चन देखते हैं। इसमें सूची को सूची 2 के साथ मिलान करना है। इनिस क्लॉड और उसके बाद बी है कि केजे होल्स्टी, सी है ए लेरॉय बर्नेट, डी है के नोर एंड जे एन रोजेनाउ। अब इनकी ये बुक्स दी गई हैं। पावर एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, प्रिंसिपल्स एंड इश्यूज, तीसरा है कॉन्टेंडिंग अप्रोचेस टू इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और चौथा है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। इसकी व्याख्या में हम देखेंगे कि जो है पहला ऑप्शन सही है और जिसका एक्सप्लेनेशन इस तरीके से है कि जो इनिस क्लॉड है वो सुमेलित है किसके साथ, पावर एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, ये इनकी बुक है। उसके बाद केजे होल्स्टी जो हैं वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के लिए जाने जाते हैं। ए लेरॉय बर्नेट जो हैं वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, प्रिंसिपल एंड इश्यूज। के नोर एंड जे एन रोजेनाउ, इनकी बुक का नाम है कॉन्टेंडिंग अप्रोचेस टू इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। आज के लिए बस इतना ही। अब आगे के क्वेश्चंस को हम जो है किसी दूसरे वीडियो में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 में दिया है कि यथार्थवादी के लिए राष्ट्रीय हित को प्रोन्नत करने के वास्ते सत्ता के बेरहम तलाश नैसर्गिक नियम में स्थित है। यह अभिकथन है और इसका तर्क दिया गया है कि वे दृढ़तापूर्वक मानते हैं कि नैतिक एवं कानूनी उपाय अप्रासंगिक हैं और ज़्यादा से ज़्यादा स्वीकार करते हैं कि उन्हें इच्छा से हटा सकते हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ए है, मतलब कि कारण और कथन दोनों सही हैं और दोनों एक दूसरे की कारण जो है वो कथन की व्याख्या कर रहा है। इसकी हम व्याख्या में देखेंगे यथार्थवाद के अनुसार राष्ट्र की शक्ति का विकास नहीं उसके हितों को पूर्ण करने का एकमात्र माध्यम है। तो हितों को पूर्ण करने के लिए एकमात्र माध्यम है। इस सिद्धांत का जोर इस बात पर रहता है कि विदेश नीति संबंधी निर्णय जो है वो राष्ट्रीय हित के आधार पर ही लिए जाने चाहिए और इस आधार पर नैतिक सिद्धांतों और भावनात्मक मान्यताओं के, ना कि नैतिक और भावनात्मक मान्यताओं के आधार पर। 50वां क्वेश्चन है कि
इसमें अभिकथन है यूएनओ के सदस्य मानवाधिकारों के अनुपालन के लिए सम्मान बढ़ाने हेतु प्रतिबद्ध है। और इसका तर्क है कि मानवाधिकार अहस्तांतरीय, नैसर्गिक, स्वतंत्र एवं अविभाज्य हैं। वे मानवीय प्रतिष्ठा प्राप्त करने के माध्यम हैं। तो इसका जो उत्तर है वो भी सही है। मतलब हम व्याख्या में देखेंगे कि जो है यूएनओ जो है यूएनओ के सदस्य मानवाधिकारों के अनुपालन के लिए सम्मान बढ़ाने हेतु प्रतिबद्ध है। मानवाधिकार अहस्तांतरणीय, नैसर्गिक, स्वतंत्र और अविभाज्य हैं। वे मानवीय प्रतिष्ठा को प्राप्त करने के लिए एक माध्यम है। और संयुक्त राष्ट्र यूएनओ की स्थापना 1944 ईस्वी में वाशिंगटन के अंतर्गत ऑक्स भवन में आयोजित किया गया। यह संगठन अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की स्थापना के लिए गठित किया गया। आगे के क्वेश्चंस को देखें। इसके पहले के 50 क्वेश्चंस जो हैं मैंने इसके पहले करवाए हैं। अब आगे हम जो है और 50 क्वेश्चंस की श्रृंखलाओं को हम आगे इसी क्रम में देखेंगे, जिसमें का पहला क्वेश्चन है कि उग्र मानवतावादी चरण के दौरान एम.एन. रॉय ने किसकी वकालत की, अर्थात किसका पक्ष लिया था। तो इसमें है पहला ऑप्शन है कि द्विदलीय व्यवस्था, दूसरा है एकल दल व्यवस्था, तीसरा है दल विहीन व्यवस्था और चौथा है बहुदलीय व्यवस्था। तो इसका उत्तर जो है वो उत्तर सी सही हो जाएगा कि जो है एम.एन. रॉय ने दल विहीन व्यवस्था की मतलब बात की थी। रॉय ने एक सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए राजनीतिक दलों की कार्यपद्धति को ठुकरा दिया। उन्होंने नैतिक पतन का मूल कारण दल प्रणाली को बताया और दल प्रणाली को समाप्त करने की उन्होंने पुरजोर वकालत की। उन्होंने नव मानवतावाद का विचार अपनी पुस्तक न्यू ह्यूमनिज्म ए मैनिफेस्टो 1953 में दिया था। तो मतलब जो एम.एन. रॉय थे वो पार्टीलेस डेमोक्रेसी की मतलब की बात करते थे और ये चीज़ उन्होंने अपने बुक न्यू ह्यूमनिज्म मैनिफेस्टो 1953 में बताया था। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे कि अंबेडकर ने अपनी पुस्तक द अनटचेबल में अछूत उद्भव के लिए निम्नांकित में से कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया। इसमें पहला ऑप्शन है आमूल परिवर्तनवादी, बी है व्यावसायिक सिद्धांत, सी है अछूत का बौद्ध धर्मी उद्भव और डी है निर्जाति विषयक सिद्धांत। तो इसका ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा कि अछूत का बौद्ध धर्मी उद्भव। व्याख्या में हम देखेंगे कि अंबेडकर ने हिंदू धर्म के भीतर निम्न जातियों के उद्धार की संभावनाएं धूमिल होती देखकर अपने अनुयायियों को बौद्ध धर्म अपनाने की सलाह दी और अपने अंतिम दिनों में वह स्वयं भी यह धर्म अपना लिए थे। और फिर तीसरा क्वेश्चन हम देखेंगे इसमें कि सेंट ऑगस्टाइन की द सिटी ऑफ गॉड को निम्नांकित पर प्रथम पुस्तक समझा जाता है। तो ये किस चीज़ पर आधारित है। ए है कि धर्म का दर्शन है, तुलनात्मक दर्शन है, इतिहास का दर्शन है, ईसाई धर्म का दर्शन है। तो इसका आंसर जो है वो सही हो जाएगा कि यह एक ईसाई धर्म का दर्शन है। ऑगस्टाइन ने अपनी प्रसिद्ध कृति द सिटी ऑफ गॉड के अंतर्गत इन बहुदेववादियों के तर्क का उत्तर देने का प्रयत्न किया था। और अब हम जो है चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि अति कल्पना के आविष्कार के रूप में प्राकृतिक अधिकारों को किसने दोषी पाया। ऑप्शन ए है लॉक, बी है बेंथम, सी है रूसो और डी है जे.एस. मिल। तो इसका ऑप्शन होगा सी रूसो। तो रूसो के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में जो है वो मनुष्य एकाकी, स्वतंत्र, नैतिक अनैतिक भावनाओं से मुक्त, निस्वार्थ संपत्ति और परिवार से रहित आदिम स्वर्ण युग की स्वर्गीय दशा में रहता था। तो इसकी अति कल्पना के आविष्कार के रूप में प्राकृतिक अधिकारों को दोषी पाया है रूसो ने। इसका आंसर हो जाएगा रूसो। रूसो ने ही मतलब मानव को बोला है कि वो एक ह्यूमन को सैवेज। पांचवा क्वेश्चन है पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत एक व्यक्ति की स्वतंत्रता को बचाने के लिए छुटपुट समायोजनों के सुझाव किस सिद्धांत ने दिए। ए है प्रकार्यतावाद, बी है व्यवस्था का सिद्धांत, सी है उदारवादी व्यक्ति सिद्धांत और डी है सामाजिक संविदा सिद्धांत।
तो इसका उत्तर जो है वो सी सही होगा, उदारवादी व्यक्ति का सिद्धांत। उदारवाद का आधार जो है वो स्वतंत्रता है। उदारवादी लोग स्वतंत्रता पर मतलब ज़्यादा फोकस करते हैं और यह केंद्रीकृत शासन का विरोधी है, जबकि लोकतंत्र का मूल आधार समानता है। उदारवाद में लोकतंत्र तथा व्यक्तिवादी विचारों का सम्मिश्रण पाया जाता है। थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही।